दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। ये वीडियो मूविंग एवरेज का मास्टरपीस होने वाला है क्योंकि हम मूविंग एवरेज को बेसिक से एडवांस तक तो कवर करेंगे ही, साथ में प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड कैसे लेना है यह भी डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज सिंपली एक लाइन होती है जिसकी हेल्प से आप परफेक्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इसको यूज करने के। मार्केट में आपको दो टाइप्स के मूविंग एवरेज मिलेंगे, एक एसएमए और दूसरा ईएमए। दोनों का काम काफी हद तक सिमिलर ही है। पर्सनली मैं ईएमए का यूज करता हूं, इसलिए हम ईएमए के एग्जांपल से सब कुछ सीखेंगे। इसको यूज करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर क्लिक करते ही आपके चार्ट में मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा। इसकी लेंथ की सेटिंग बाय डिफॉल्ट 9 की होती है, जरूरत पड़ने पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। कब और कहां इसकी लेंथ को चेंज करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं मूविंग एवरेज का यूज करके हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। जब मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होता है तो इसका मतलब यह है कि यह एक अपवर्ड ट्रेंड है, और जब मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि यह एक डाउन ट्रेंड है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगती है। यहाँ प्राइस काफी हद तक नीचे गिर चुकी है तो हर कोई बिगनर ट्रेडर को यही लगेगा कि अब ये अपवर्ड ट्रेंड खत्म हो गया और डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक बार हम मूविंग एवरेज को ऐड करके देखें तो प्राइस अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। इसका मतलब ये अभी भी अपवर्ड ट्रेंड ही है। हो सकता है हमें जो यह डाउन साइड की मूवमेंट मिली वह एक पुल बैक हो। अभी हम इसको डाउन ट्रेंड तो नहीं बोल सकते क्योंकि प्राइस अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है और आगे प्राइस ने अपना अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू किया भी। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ शुरुआत में प्राइस एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में नीचे आ रही थी और फिर एक बड़ा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिला। ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट देखकर हम इसको अपवर्ड ट्रेंड कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस अभी भी ईएमए के नीचे ही है और आगे प्राइस ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया भी था। अब समझते हैं कि मूविंग एवरेज को हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ अभी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये अपवर्ड ट्रेंड हुआ और आप देख सकते हैं प्राइस बार बार इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब यहाँ ईएमए ने सपोर्ट का काम किया। आगे हाईली चांस है कि जब प्राइस इस ईएमए के आसपास आए तो यही ईएमए का सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है और आगे यही हुआ। प्राइस ने ईएमए का सपोर्ट लिया और ऊपर साइड एक बिग मोमेंटम दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस बार बार इस रेसिस्टेंस ईएमए को टच करके नीचे गिर रहा था तो आगे भी संभावना है कि प्राइस फिर से इस ईएमए का रेसिस्टेंस लेकर नीचे आ सकती है और यहाँ ऐसा हुआ भी। प्राइस ने ईएमए का रेसिस्टेंस लिया और एक बिग मोमेंट डाउन साइड की तरफ दिया। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप ईएमए का यूज करें ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए तो प्राइस को ईएमए मिनिमम 2 बार तो टच करना ही चाहिए। 2 बार टच होने के बाद ही यह ईएमए आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट देता है। इस तरह कोई भी अपट्रेंड में प्राइस को मिनिमम 2 बार टच करना चाहिए ईएमए को, तभी हम इस ईएमए को आगे सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और ईएमए का यूज करते हैं तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो यह कि जब आप ईएमए चार्ट में प्लॉट करेंगे तो कुछ बार ईएमए परफेक्टली आपके चार्ट में नीचे रहेगी अगर अप ट्रेंड है तो, और अगर डाउन ट्रेंड है तो ईएमए परफेक्टली प्राइस के ऊपर रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपने ईएमए प्लॉट किया और ये ईएमए बिल्कुल प्राइस के बीचों बीच प्लॉट हो जाएगी। इस तरह आप ईएमए का यूज करके आप ना ही ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाओगे और ना ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस। इसका सॉल्यूशन क्या है और किस टाइम फ्रेम में आपको ईएमए को यूज करना है, ये दोनों टॉपिक हम वीडियो के एंड में कवर करेंगे। अब हम समझते हैं कि ईएमए का यूज करके हम ट्रेड कैसे करें। दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ ईएमए का यूज करके एक भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन के साथ ईएमए का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करेंगे जिससे कि हमें बेहतर रिजल्ट मिले। आप देख सकते हैं अभी बी की प्राइस ईएमए के ऊपर है, सो ये एक अपर ट्रेंड हुआ। अपर ट्रेंड है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। यहाँ नीचे प्राइस ने 2 बार ईएमए को टच भी किया है, इसलिए हम इसको आगे एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं। 2 बार प्राइस ईएमए का सपोर्ट लेकर ऊपर गया था तो आगे भी संभावना है कि तीसरी बार ईएमए के पास आए तो फिर से एक अपसाइड मूवमेंट मिले। नेक्स्ट प्राइस आती है ईएमए के पास, तो क्या हमें यहाँ बाय में एंट्री कर लेनी चाहिए? नहीं, हमें कुछ और भी कंफर्मेशन देखनी चाहिए, जैसे कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ जिस जगह पर प्राइस ने ईएमए को टच किया उस जगह पर पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि अब एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद हमें डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अगर आप ध्यान से देखें तो इस डोजी कैंडल का लोअर शेडो बहुत लंबा है, इसका मतलब इस कैंडल में तो बायर्स का डोमिनेंस है और ईएमए का सपोर्ट तो था ही। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि हमें प्राइस एक्शन के अनुसार भी बाय का सिग्नल मिल रहा है और ईएमए के अनुसार भी बाय का सिग्नल मिल रहा है। स्टॉप लॉस हम इस डोजी कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट रेसिस्टेंस के पास आप चाहे तो प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस अभी ईएमए के नीचे है तो यह डाउन ट्रेंड हुआ। ईएमए अब रेसिस्टेंस का काम कर सकती है क्योंकि यहाँ 2 बार तो प्राइस ईएमए का रेसिस्टेंस लेकर नीचे आ चुका है, तो तीसरी बार भी संभावना रहती है कि प्राइस ईएमए का रेसिस्टेंस लेकर फिर से डाउन साइड मूवमेंट दे। डाउन ट्रेंड है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस आती है ईएमआई के पास और 3 ब्लैक क्रो की फॉर्मेशन बन चुकी है। 3 ब्लैक क्रो जिसमें सेलर्स का डोमिनेंस होता है और इसी जगह पर हम एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। यह ट्रेंड लाइन भी रेसिस्टेंस का काम करेगी और ईएमए भी। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन और ईएमए दोनों की तरफ से हमें सेम टू सेम सिग्नल मिल रहा है सेल करने का। प्रॉफिट टारगेट के लिए हम नजदीकी सपोर्ट का यूज करेंगे और स्टॉप लॉस 3 ब्लैक क्रो से थोड़ा ऊपर रखेंगे। अब कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ प्राइस ईएमए के ऊपर था, मतलब ये अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे जब प्राइस आएगा ईएमए के आसपास और प्राइस
एक्शन के अनुसार भी कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल मिले तब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस आता है ईएमए के पास और फिर से डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। यहाँ ईएमए का सपोर्ट है, ऊपर से कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिला। क्या हमें यहाँ बाय करना चाहिए? नहीं, ईएमए के सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला, फिर भी हम बाय में एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ बाय न करने के दो मेन रीजन है। पहला, ये जो बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ ईएमए का सपोर्ट है। प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं है। ऐसी बुलिश कैंडल्स जिसके आसपास कोई सपोर्ट ना हो उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो सपोर्ट था अब वह आगे रेसिस्टेंस का काम करेगा और कंफर्मेशन कैंडल एकदम इस रेसिस्टेंस के पास ही क्लोज हो चुकी है, इसलिए भी हम यहाँ बाय में एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्राइस इस ईएमए को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। कुछ लोग सिखाते हैं कि जब ईएमए ब्रेक हो और ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कैंडल मिले तब आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही रिस्की काम है। आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। आगे हम देखें तो मार्केट ईएमए का ब्रेक डाउन देने के बाद रिटेस्ट करने के लिए भी आता है और शूटिंग स्टार प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट रखेंगे हम इस सपोर्ट के पास जो पहले रेसिस्टेंस था। आगे देखते हैं क्या होता है, हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस। अभी अभी हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ और तुरंत ही मार्केट ऊपर चला गया। ये ट्रेंड तो डाउन का है, ऐसा समझ के अगर हमने बड़ा प्रॉफिट टारगेट रखा होता और ये इंपॉर्टेंट लेवल को इग्नोर किया होता तो हमारा टारगेट हिट होने से पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी की एक और खास बात है जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। यहाँ प्राइस ईएमए के ऊपर है लेकिन प्राइस और ईएमए के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है। यूजुअली ऐसा होता है कि प्राइस ईएमए के नजदीक आती है, लेकिन ऐसे समय जब प्राइस और ईएमए के बीच में गैप हो और कोई बुलिश सिग्नल मिले बाय करने का प्राइस एक्शन के अनुसार, तब सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी हमें बाय नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। अगर हम यहाँ बाय में एंट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि यहाँ प्राइस और ईएमए के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। अब उसका सॉल्यूशन बताता हूँ जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जब आपको ईएमए एकदम प्राइस के करीब मिले तो ऐसा होने का पहला रीजन है कि जब प्राइस साइडवेज रेंज में हो और आप इसको अप्लाई करें तो साइडवेज रेंज में ईएमए काम नहीं करता। इसको आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज कर सकते हैं। दूसरा रीजन कि हर टाइम फ्रेम में एक ही लेंथ की ईएमए का यूज करना। मान लो कि यह एक दिन की टाइम फ्रेम है और ईएमए 100 पीरियड का, तो इसी लेंथ का ईएमए आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में यूज नहीं कर सकते। आपको ईएमए की लेंथ बदलनी पड़ेगी। ईएमए के सेटिंग्स में जाकर लेंथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट इसकी लेंथ 9 की होती है, आप यहाँ इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए आपको ईएमए की लेंथ कम रखनी चाहिए जैसे 9, 12, 21, और बिग टाइम फ्रेम के लिए आपको ईएमए की लेंथ बड़ी रखनी चाहिए जैसे 50, 100, 200। जैसे जैसे आप ईएमए की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से ईएमए और प्राइस के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। जैसे 9 ईएमए प्राइस के बहुत ही करीब होती है, 21 उससे थोड़ी दूर, 50 उससे भी दूर और 100 और 200 ईएमए प्राइस से बहुत ही ज्यादा दूर होती है। जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर 9, 21, 50, 100 ईएमए का यूज करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट में जरूर बताना।